नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वही दो फैक्टर्स लेकर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। आप सभी को पता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये कोई लिक्विड है, सपोज वाटर है, ये इसका वेपर प्रेशर कर्व है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर इस वाटर की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, इन दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो होगा इस लिक्विड का, लिक्विड वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस बिकम्स इक्वल। ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक ही सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सेम आएगा, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, सब्सटेंस एक ही है, उसकी दो स्टेट लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसी लिक्विड में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कर्व है। वाटर सॉल्वेंट है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ। अब वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। देखिए ये कहीं इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो TF यानी ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, T0F मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन वर्ड क्यों यूज किया है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट से कम है। बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा था सॉल्यूशन का, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है सॉल्वेंट से, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा T0F और TF का डिफरेंस, मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। यहाँ ज्यादा किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का ज्यादा है नेचुरली, सॉल्यूशन का कम है, तो इस डिफरेंस को बोला जा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से आप देखिए, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid and solid state of the same substance become equal। अब इसी सॉल्वेंट में यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के, मतलब मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल जब भी हटाएंगे आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कांस्टेंट को KF से रिप्रेजेंट किया जाता है और KF को बोला जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक नाम और है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें टेम्परेचर बिलो -150 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जो भी स्टडीज होती है उसको क्रायोस्कोपी बोला जाता है। अब यहां से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस ये मोलैलिटी के बजाय उसका फॉर्मूला रख दीजिए, WB × 1000 अपॉन MB × WA। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने रख दिया। यहां से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में इतना? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2M बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, 273 केल्विन, ग्रेटर देन 273 केल्विन, लेस देन 273 केल्विन और नन ऑफ दीज। अब आप देखिए, जब भी सॉल्वेंट नहीं दिया हो, हमने बार बार बताया आपको, जब भी सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो कौन सा लेना है? वाटर लेना है। वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है। अब आप यहां देखिए ग्राफ को, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273, ये टेम्परेचर 273। वाटर में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाएंगे, उसका कंसेंट्रेशन कितना भी, यदि सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, तो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा मतलब आंसर क्या होगा? लेस देन 273 केल्विन। समझ में आया? अब एक्चुअल क्या होगा वो भी अपन दूसरे क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था। तो ये एक जनरल पहले आप ध्यान रखिए कि वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब यदि आप बोलेंगे सॉल्वेंट कोई दूसरा हो तो जो भी सॉल्वेंट होगा उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आपको दिया है 80 कैलोरीज पर ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है KF की वैल्यू। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू अलग अलग होगी। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। KF के लिए फॉर्मूला है R × T0F का स्क्वायर अपॉन 1000 × LF। R क्या है? R वो यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट, दूसरा T0F क्या है? तो T0F है जो भी सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन ये केल्विन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है LF। LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर है तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इन पर ग्राम। इसकी वैल्यू आपको पर ग्राम में लेनी है, ये समझ में आ रहा है? पर मोल में दिया हो तो पर ग्राम में कन्वर्ट करके रखना है। देखिए आप, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में? 0 डिग्री है, यानी 273 केल्विन है। 1000 एक्सप्रेशन में है ही। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है 80 कैलोरीज पर ग्राम। ये कैलोरी में दिया है तो R की वैल्यू कैलोरी में रखना है, जूल में दिया है तो जूल में रखना है, किलो जूल में दिया है किलो जूल में रखना है। तो इसकी जो यूनिट होगी उसके ऊपर R की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो R की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे अपन 2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.86। तो वाटर के लिए Kb की वैल्यू होती है 0.52 और Kf की वैल्यू होती है 1.86। ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जनरली क्वेश्चन में दी होती है, नहीं दी हो तो आप याद रखिए। ठीक है, 6 grams ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ वाटर। आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम एकदम बेसिक क्वेश्चन सारे टाइप के लेते जा रहे हैं,
आप उस पर ध्यान दीजिए। जो भी सॉल्वेंट आपको दिया होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी केएफ की वैल्यू दी होगी जनरली, फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ निकालना है, केएफ दिया होगा आपको। ये फॉर्मूला है डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं, ठीक है। जो जो आपको दिया है उनकी वैल्यू रख दीजिए। केएफ की वैल्यू दी है 1.86, डब्ल्यूबी कितना दिया है 6 ग्राम यूरिया है। कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला याद है सभी को, NH2CONH2। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60 ग्राम। ये 60 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए ये 6000 है, ये भी 6000 है, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.86। ये डेल टी एफ की वैल्यू आ गई। अब डेल टी एफ किसका डिफरेंस होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। ये आपको पता है वाटर सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273 माइनस 1.86, ये आएगा 271.14 केल्विन। समझ में आया? और डिग्री सेल्सियस में पूछा हो तो 273 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 grams of benzene. The freezing point of benzene is lowered by 0.4 Kelvin. आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन के लिए केएफ की वैल्यू आपको गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब जो जो दिया है वो सारे वैल्यूज रख दीजिए। केएफ की वैल्यू बेंजीन के लिए 5.12, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 1 ग्राम, 1000 एक्सप्रेशन में है। डेल टीएफ दिया हुआ है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 0.4 केल्विन, तो ये 0.4 रख दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 50 ग्राम। समझ में आया? अब इसको एक बार फॉर्मूला आप लिखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 256 ग्राम। अरेंज द फॉलोइंग 0.2 मोलल सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट। 4 कंपाउंड आपको दिए हैं, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या करना है हमें, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है सॉल्यूशन में कितने हैं। यूरिया नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट नहीं होगा। यदि 1 पार्टिकल है तो 1 ही रहेगा, 0.2 मोलर है तो 0.2 मोल पार्टिकल ही रहेंगे। NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होगा, ये 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है। एल्यूमिनियम सल्फेट ये टोटल 5 पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है। अब जो भी इससे पहले बताया वो रिकॉल कीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो इन चारों में बताइए सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा। सबसे कम वेपर प्रेशर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, उससे ज्यादा मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, उससे ज्यादा NaCl का, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर यूरिया का होगा।
अब आप बताइए सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो? नेचुरली जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम सल्फेट का सबसे ज्यादा होता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? यूरिया का होगा। आपसे क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। उससे ज्यादा होगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, उससे ज्यादा होगा NaCl का, सबसे ज्यादा होगा यूरिया। समझ में आया? फिर से बता दें, जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। अब किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा? जिसमें पार्टिकल मैक्सिमम होंगे, और जिसमें पार्टिकल मैक्सिमम उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, और जिसमें पार्टिकल मिनिमम उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका रिवर्स ऑर्डर आया समझ में? सभी को क्लियर है? देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड ही एक टर्म और पूछी जाती है, एंटी फ्रिज या एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये क्या होता है? तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में आप मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, यहां से कोई ट्रक सामान लेकर जा रहा है, सपोज कश्मीर जा रहा है। अब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, कश्मीर में जाएगा वहां टेम्परेचर कम है। जितने भी हेवी व्हीकल्स होते हैं इनके इंजन के पास एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको बोला जाता है रेडिएटर। रेडिएटर में पानी भरते हैं। रेडिएटर का फंक्शन होता है इंजन को ठंडा रखना, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ ट्रक यहाँ से चला, उस रेडिएटर में पानी भरा हुआ। अब जैसे ट्रक पहुंचेगा कश्मीर, वहां पे टेम्परेचर कम है, मान लीजिए वहां टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा? रेडिएटर में जो पानी भरा हुआ है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? इंजन ठंडा होने के बजाय हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। तो जितने भी हेवी व्हीकल्स हैं उसमें रेडिएटर के पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए उनमें एक ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जिससे उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस होते हैं। सबसे कॉमन एंटी फ्रीज जो है, इथाइल अल्कोहल आप यूज कर सकते हैं, ग्लिसरॉल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो एंटी फ्रीज है वो होता है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल जो है ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोस्ट कॉमन जो एंटी फ्रीज है वो ग्लाइकॉल है। इसको जब आप वाटर में मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? वेपर प्रेशर कम कर देगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ऐसे एरियाज में वाटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए एंटी फ्रीज मिलाया जाता है, जिससे वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो 0 डिग्री पे जो वाटर है रेडिएटर का वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा? जितने भी हेवी व्हीकल्स है वो कहीं भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि रेडिएटर का पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी अपन 1 लीटर वाटर ले और 1 लीटर आइस ले, तो ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? आइस का होगा। तो रेडिएटर में यदि 1 लीटर वाटर भरा हुआ है और वो आइस में कन्वर्ट हुआ तो वो ज्यादा स्पेस लेगा, तो उससे रेडिएटर बर्स्ट हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम से भी बचेंगे। तो ये समझ में आया एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? द सब्सटेंस विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। मेन जो मोस्ट कॉमन एंटी फ्रीज है वो क्या है? ग्लाइकॉल है। बाकी आप अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, ग्लिसरॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है ग्लाइकॉल। समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट अपन इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन
ये दोनों टर्म्स, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है एक्चुअली, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर कुछ टर्म्स हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, होता क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है ये होता है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का या सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे एग्जांपल आप देखिए, आपने किशमिश को रात को पानी में भिगो के रख दिया, सुबह आप देखते हैं किशमिश फूल जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। यहां अंदर जो है किशमिश के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन का, बाहर प्योर वाटर है, यानी बाहर कंसेंट्रेशन कम है, अंदर किशमिश के कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन का कोई एग्जांपल, मान लीजिए इसको परफ्यूम की बोतल मान लीजिए, हमने परफ्यूम को स्प्रे किया, जो भी केमिकल है वो इस बोतल में है। जब इसको आप स्प्रे करेंगे तो इसमें जो भी केमिकल है उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी देर में पूरे रूम में फैल जाती है। मतलब इसमें माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बोतल में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, केमिकल यहाँ पर है, रूम में तो है नहीं, तो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया। यहाँ मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, और डिफ्यूजन में होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। जब भी मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा। यहाँ मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का भी मूवमेंट होता है और सॉल्वेंट, मतलब दोनों का मूवमेंट होता है। केवल सॉल्यूट हुआ तो सॉल्यूट का होगा, केवल सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्यूशन है तो दोनों के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो यहाँ केवल सॉल्वेंट का, यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों। फिर जो ऑस्मोसिस है ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, मतलब केवल सॉल्यूशन में आपको मिलेगा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ये कहीं भी हो सकता है, ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी होता है डिफ्यूजन। और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कहाँ होता है, जब सब्सटेंस गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। देन जो ऑस्मोसिस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और डिफ्यूजन ये स्ट्रिक्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके अलावा एक डिफरेंस और आप ले सकते हैं, ऑस्मोसिस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी कोई मेम्ब्रेन की यहां रिक्वायरमेंट नहीं होती। आया समझ में आया। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों जितने भी पार्टिकल है सब्सटेंस में सभी का मूवमेंट होता है। ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली इरिवर्सिबल है।
समझ में आया इतना? अब आगे देखिए, ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा प्रोसेस है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का एक सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। रेजिन को जब आप वाटर में रखते हैं, किशमिश को पानी में रखते हैं, तो क्या होता है? ये फूल जाती है, इट स्वेल्स अप। उसका रीजन क्या है? वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। उसके कारण किशमिश फूल जाएगी। क्या होगा? इट स्वेल्स अप। एक्सो ऑस्मोसिस में यदि हम ग्रेप ले लें और ग्रेप को आपने रख दिया कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ग्रेप को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा, तो इसमें क्या होगा? अंदर जो वाटर है ग्रेप के, उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। उसके कारण क्या होगा? जो सब्सटेंस है वो श्रिंक हो जाएगा। तो एंडो ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और एक्सो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एंडो ऑस्मोसिस जब भी होगा तो जो भी सब्सटेंस है वो फूल जाएगा, इट स्वेल्स अप, और एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो सब्सटेंस श्रिंक हो जाएगा। ठीक है? ऑस्मोसिस को थोड़ा और समझते हैं, उसके बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसको हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको दो कंपार्टमेंट ए और बी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? ए कंपार्टमेंट में हमने 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है इन 1 लीटर वाटर, और बी कंपार्टमेंट में इसका डबल ले लेते हैं, 20 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है इन से 1 लीटर वाटर। अब आप बताइए दोनों में से डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है, कंसंट्रेटेड कौन सा है? फर्स्ट वाला क्या है? डाइल्यूट है, तो फर्स्ट को डाइल्यूट लिख देते हैं। सेकंड क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब पहला डाइल्यूट क्यों है, दूसरा कंसंट्रेटेड क्यों है? डाइल्यूट है मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम है, कंसंट्रेटेड है सेम अमाउंट वाटर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये डाइल्यूट है, वो कंसंट्रेटेड। तो जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो क्या होता है? तो वाटर का जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है? इतना समझ में आया? अब यदि ये हायर कंसंट्रेशन वाली साइड है, यहां पर एक पिस्टन हम लगा दें और पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करें। कहां अप्लाई करना है प्रेशर? हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड। कितना प्रेशर अप्लाई करना है? उतना कि जिससे ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाए।
तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की एक सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसेस विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर से आप ऑस्मोसिस बंद कर देंगे या बंद हो जाता है, उस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया इतना? तो द प्रेशर विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर से यदि स्लाइटली ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? बिल्कुल इजी कर दिया हमने। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जिससे कहां लगाना है? हायर कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड। कितना लगाना है जिससे ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? तो सॉल्वेंट का, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसलिए ऑस्मोसिस रिवर्सिबल है। आप सभी लोगों के घर में आरओ लगा होगा, आरओ वाटर प्यूरिफायर है ना? तो आरओ पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। भाई वो लोग क्लेम करते हैं ना कि आपकी टंकी में कितना भी ओवरहेड टैंक में कितना भी गंदा पानी हो, आप हमारा आरओ लगा लीजिए, वो एकदम साफ पानी देगा। तो वो क्या हो रहा है वहां पर? हम क्या कर रहे हैं? डर्टी वाटर से प्योर वाटर सेपरेट कर रहे हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का ये एक एप्लीकेशन है, सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर या फ्रॉम इम्प्योर वाटर। इतना समझ में आया? अब देखिए तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों टर्म्स का रिलेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से है, ऑस्मोटिक प्रेशर से है। देखिए फर्स्ट में हमने कंपार्टमेंट में 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है 1 लीटर वाटर में, है ना? इसको डाइल्यूट बोला। दूसरे में 20 ग्राम NaCl है, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं वापस 10 ग्राम। देखिए फर्स्ट कंटेनर में तो हमने 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया 1 लीटर वाटर में। सपोज बी कंपार्टमेंट में भी 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर। अब क्या होगा? दोनों तरफ सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम है, सॉल्यूट भी सेम हो गया, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। समझ में आया? आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन क्या होंगे? सेम होंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को यदि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। समझ में आ रहा है इतना? फिर देखिए नेक्स्ट दो टर्म है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर से अपन चेंज कर लेते हैं। ए कंपार्टमेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं 10 ग्राम NaCl इन 1 लीटर वाटर, और बी में सपोज डिसॉल्व किया है 20 ग्राम NaCl इन 1 लीटर वाटर। ठीक है? फिर से फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। सेकंड क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। ठीक है? अब ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये दोनों जो टर्म्स हैं
कंपैरेटिव टर्म्स हैं। हाइपोटोनिक उस सॉल्यूशन को बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में कम है, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाइपो मींस बिलो, हाइपर मींस अबव, तो ये कंपैरेटिव टर्म है। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर्ड टू अदर सॉल्यूशन। ए में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इसलिए हाइपोटोनिक हुआ। बी में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक। समझ में आ गया? तो आइसोटोनिक solutions having same osmotic pressure, hypotonic solution having lower osmotic pressure as compared to other solution, और hypertonic solution having higher osmotic pressure as compared to other solution. अब osmotic pressure के लिए वेंट हॉफ ने वेंट हॉफ्स इक्वेशन दी थी, वो देखते हैं। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो देखिए। ये वेंट हॉफ्स इक्वेशन है। पाई इक्वल्स टू सी आर टी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। आर वो यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट है। और टी क्या है? टेम्परेचर केल्विन में। सी कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला यहां रख सकते हैं अपन, तो WB into 1000 अपॉन MB into V RT। यहां भी आप देखिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मॉलिक्यूलर मास कम होगा सब्सटेंस का तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो इस इक्वेशन से आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो हमने यहां समझा वो भी देख लीजिए। पाई इक्वल्स टू CRT है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है R, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन यदि दो सॉल्यूशन का सेम है या तीन का सेम है या चार का सेम है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर होंगे। यदि किसी का कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। समझ में आया इतना? अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 273 केल्विन। सबसे पहले इक्वेशन क्या है? पाई इक्वल्स टू CRT। कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है WB into 1000 अपॉन MB into VRT। ठीक है, आपको 5% सॉल्यूशन दिया है। 5% दिया है मतलब 5 ग्राम इन 100 ml। ये अंडरस्टूड है, वेट बाय वॉल्यूम है, मोलैरिटी। तो 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो आएगा 60 ग्राम, तो ये रख दिया हमने 60। आर की वैल्यू क्या रखेंगे? तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेयर में, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, इसलिए आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और यदि प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर के जगह बार में दिया हो तो थोड़ा सा चेंज होगा, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये ध्यान रखना है सबसे पहले, है ना। जूल और कैलोरी वाली यूनिट नहीं रखना है यहाँ। प्रेशर हम रख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर केल्विन में, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, इसलिए आर की वैल्यू 0.082। टेम्परेचर केल्विन में, डायरेक्ट केल्विन में ही दिया है, वही रख दीजिए। समझ में आया इतना? अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 18.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हर बार फॉर्मूला लिखिए, जो वैल्यूज दिए वो रखना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a solution containing 10 gram per liter of sucrose has an osmotic pressure of 0.66 atmosphere at 273 Kelvin। आपसे पूछा है R की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, पाई इक्वल्स टू CRT। कंसंट्रेशन क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VRT। जो जो दिया हुआ है वो वैल्यू रख दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 0.66 एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर में ही रखना है। यदि मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके रखिए। वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 10 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। यहाँ अपन वॉल्यूम किस में रखते हैं इस फॉर्मूले में, ml में, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। मॉलिक्यूलर मास, सब्सटेंस क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मॉलिक्यूलर मास है इसका 342 ग्राम। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। ये 342 रख दिया। R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, डिग्री में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करके रखिए। देखिए 1000 से तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। आपको R कैलकुलेट करना है, तो 0.66 इंटू 342 उधर ले लें न्यूमरेटर में, अपॉन 10 अपॉन 273। यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी क्या, वही आएगी 0.082। यूनिट क्या होगी, तो प्रेशर हमने किस में रखा है, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम किस में, लीटर में, तो लीटर एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर केल्विन में है, पर केल्विन पर मोल। ये R की वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज in grams per liter which has osmotic pressure of 2.46 atmosphere at 27 degree Celsius। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, पाई इक्वल्स टू CRT। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है 2.46 एटमॉस्फेयर में ही दिया है। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.082। टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करके रखना है। 27 डिग्री मींस 300 केल्विन। यहां से आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, 2.46 अपॉन 0.082 इंटू 300। ये कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा 0.1। मोलर कंसंट्रेशन है, मोलरिटी मोल पर लीटर में आएगा, 0.1 मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन आया 0.1 मोल। मोलरिटी मतलब मोल्स पर लीटर। आपसे कंसंट्रेशन किस में पूछा है, ग्राम्स पर लीटर में पूछा है। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180। ये मोल पर लीटर है, आपको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 मोल इंटू 180 कर दीजिए, ये हो जाएगा ग्राम्स पर लीटर। तो 180 इंटू 0.1 करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम्स पर लीटर। समझ में आया। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना होगा कोई भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज is isotonic with 3% solution of an unknown compound। आपको कैलकुलेट करना है अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे दिया है सुक्रोज का सॉल्यूशन और अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन, दे आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर और अननोन कंपाउंड का ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या हो जाएगा, इनके यहां हम लिख सकते हैं
पाई होता है CRT, तो CRT सेम हो जाएगा। और देखिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट होता ही है, मतलब दोनों के कंसंट्रेशन सेम हो गए। अब कंसंट्रेशन सेम हो गए, कंसंट्रेशन तो मोलर कंसंट्रेशन है, तो WB × 1000 अपॉन MB × V। यहाँ भी कंसंट्रेशन की प्लेस पे हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो दोनों के कंसंट्रेशन सेम हो गए क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों आइसोटोनिक है। पहला दिया है 4%, 4% है मतलब 4 ग्राम है 100 ml में, तो ये 4 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का तो नोन है हमें, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 342। इधर अननोन का परसेंटेज कितना दिया है 3%, तो 3% है मतलब 3 ग्राम है 100 ml में, तो 3 × 1000 ये हो गया 100 ml। और अननोन का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। आया समझ में? हो गया इजी बिल्कुल। ये 1000 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 4/342 इक्वल्स टू 3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। तो आपको अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 342 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 256.5 ग्राम। समझ में आया कैसे करना है? आइसोटोनिक के मींस ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इनके मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होंगे। ROT तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन इक्वेट करके आप अननोन का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहला दिया आपको 1m यूरिया, दूसरा है 1m पोटेशियम ब्रोमाइड, थर्ड है 1m कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ है 1m एल्यूमिनियम फ्लोराइड। करना क्या है, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यूरिया के सॉल्यूशन में यूरिया डिसोशिएट नहीं होता है, यदि 1 मोल लेंगे तो ये 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये 2 आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, तो ये 1 मोल यदि है तो ये सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट होता है कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन, ये टोटल 3 पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 3 टाइम्स हो जाएंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद। एल्यूमिनियम फ्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये इस टाइप से आयनाइज होगा, टोटल 4 पार्टिकल्स में हो जाएगा, तो 1 मोल लिया तो पार्टिकल्स 4 टाइम्स हो जाएंगे, 4 मोल। अब कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, जिसमें पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा बताइए? डेफिनेटली यूरिया का। यूरिया से ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड का। उससे ज्यादा होगा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, और सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड का। समझ में आया? अभी तक हमने हर प्रॉपर्टी में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल ध्यान रखना है तो इजीली आप आंसर दे पाएंगे।